हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को, जो है क्लास 9th के मोशन चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो आप तुरंत आंसर कर लेंगे। आपको बताया गया था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए वो पॉइंट ए से स्टार्ट किया है अपना मोशन, और ए से स्टार्ट किया और कम्प्लीटली एक कंप्लीट सर्कल बनाकर ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता था 0, लेकिन डिस्टेंस हो जाता था 2πr। ठीक है, डिस्टेंस बोला जा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल, तो यहाँ से हाफ सर्कल कहाँ होगा, ये मान लीजिए पॉइंट बी, यहाँ पर होगा हाफ सर्कल। तो ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है इन सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। और ए बी क्या होगा, ये डायमीटर होगा, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, अगर इफ़ आर इज़ द रेडियस, ठीक है ना। इस सर्कल का रेडियस क्या दे दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन में दे दिया गया है आर, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ सर्कल का वो हो जाएगा 2r। सो 2r सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझना है। किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h, यहाँ क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइट h तक फेंका गया, प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करते हैं, यहाँ पर जाकर ऑब्जेक्ट रुक जाता है, मतलब मैक्सिमम हाइट पर जाकर ऑब्जेक्ट रुक जाता है, मतलब उस समय उसका वेलोसिटी हो जाता है 0। जिस समय प्रोजेक्ट करते हैं उस समय उसका वेलोसिटी होता है u, कोई कुछ ना कुछ वेलोसिटी होता है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, है ना। u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया मैक्सिमम हाइट पर, ये रहा मैक्सिमम हाइट पर क्या हो गया, v जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गया 0, ठीक है ना। अब इस केस में एक्सेलरेशन भी काम कर रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करता है। जब आप ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस समय u जो होता है वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, उसका वेलोसिटी घटता है और एक समय आकर मैक्सिमम हाइट में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज करता है तो एक्सेलरेशन होता है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये पढ़ना है आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना भी ज़रूरी है। अब देखिए, g ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट करता है ना, और g डाउनवर्ड एक्ट करता है तो डाउनवर्ड का जो डायरेक्शन है उसको लिया जाता है नेगेटिव, इसलिए a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। याद करने का बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। ये -y एक्सिस होता है और ये +y एक्सिस होता है, और g एक्ट करता है डाउनवर्ड, है ना, g एक्ट करता है डाउनवर्ड, तो g किधर एक्ट किया, -y एक्सिस की ओर, इसलिए ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन आप पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा इक्वेशन है, वो इक्वेशन है आपने पढ़ा है v² - u² इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। इस इक्वेशन से आप बना सकते हैं इसको। यहाँ देखिए, v तो हो जाएगा 0, -u² इज इक्वल्स टू 2, और a के जगह में क्या हो जाएगा, -g, तो माइनस आगे लिख दिया जा रहा है, और s इज़ द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है। तो इस केस में जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या हाइट है वो h है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा h। तो आपको निकालना है हाइट, तो ये हाइट क्या हो गया, h इज इक्वल्स टू हो गया, ये तो माइनस कैंसिल हो जाता, ठीक है ना, u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो कौन सा हो गया, u स्क्वायर बाय 2g, ये ऑप्शन है। u2 का मतलब u स्क्वायर है, कभी कभी फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं करता है ना, u स्क्वायर बाय 2g इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए आपको पहले बताया गया था कि डिस्टेंस, पहले के वीडियो में आपको बताया गया है, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होता है या इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ जो रेशियो पूछा गया है वो आपको पूछा गया है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ठीक है ना। और आपके पास ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन कह रहा है कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। आप सिंपली इस पार्ट को इधर डिनोमिनेटर में ले आए, इज़ ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ आपने डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस किया है तो ये बच गया 1। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, मतलब इसका अपोजिट। तो जब आप इस रेशियो को LHS को आप इन्वर्स करेंगे, उलट देंगे, तो RHS भी इन्वर्स हो जाता है, ठीक है ना, और बीच का ये सिंबल भी उलट जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, इसको ध्यान देना है, ये थोड़ा सीनियर लेवल का चीज़ है लेकिन आप समझ जाएंगे, ये उलट जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि आपने इस पूरे सेक्शन को उलट दिया है, क्योंकि रेशियो में ऐसा ही बताना था, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो यहाँ आ गया डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस और यहाँ था डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो इक्वल और लेस देन 1, ये ऑप्शन आपका डी इज़ करेक्ट। यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 दिख रहा होगा आपको, ये 1, ठीक है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है, देखिए डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है। तो दोनों साइड LHS और RHS में हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो ये टाइम से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T, ठीक है। अब आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल करना है तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, मान लीजिए उस कांस्टेंट का नाम A रख दिया गया और यहाँ T, सो A इज इक्वल्स टू अब क्या आ गया, V बाय T, ठीक है। सो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, वैसे भी आपको पता है वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन, यहाँ, ठीक है ना, और A नोटेशन दिया है तो उससे एक्सेलरेशन नहीं हुआ है ना, नाम दिया गया है A, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन। और ये A क्या था यहाँ, ये A था कांस्टेंट। सो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, है ना, ये एक्सेलरेशन है, कैसे पता चला, इससे वेलोसिटी बाय टाइम से, ठीक है। तो ये अगर कांस्टेंट हो जाए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द गिवन VT ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, एट रेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या होगा। तो यहाँ जो आप ग्राफ देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, वेलोसिटी इधर वेरी कर रहा है और टाइम इधर, ठीक है। तो
ऐसा जब भी ग्राफ बनाया जाता है, आपको बताया गया था कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू होता वेलोसिटी का, हो सकता है कि 40 मीटर पर सेकेंड का कोई वैल्यू होता, तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, एक ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। ग्राफ इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि टाइम आगे फ्लो कर रहा है ना। टाइम को आप रोक नहीं सकते हैं, अपने वेलोसिटी को कंट्रोल किया है, टाइम को नहीं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ABCD यहाँ ऑप्शन दिया है। यूनिफॉर्म मोशन पहला तो करेक्ट लग रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है ना, रेस्ट पर होगा नहीं, नॉन यूनिफॉर्म है नहीं, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मेरी गो राउंड which is moving with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड, it implies that the boy is, देखिए मेरी गो राउंड जो होता है वो सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है ना। तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है, हमेशा कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कल में ट्रैवल करता है तब उसका स्पीड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिए, स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी नहीं, है ना। स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी चेंज करता है। क्यों चेंज करता है, किसी भी पॉइंट पर आप डायरेक्शन निकालेंगे तो उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन निकलेगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है तब, ठीक है। तो डायरेक्शन के चेंज होने के कारण क्या होता है, वेलोसिटी भी चेंज होता है। वेलोसिटी को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, 3 तरीके से, या तो स्पीड को बदल दीजिए, या तो डायरेक्शन को बदल दीजिए, या तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों को बदल दीजिए, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अब वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो वेलोसिटी जब चेंज करता है तब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना। तो एक एक्सेलरेशन काम करता है, किधर काम करता है, सेंटर की ओर, जिसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ एक्सेलरेशन काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन AC, ये तो सेंटर की ओर है, एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होता है हमेशा, कहीं से भी आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये भी देखिए ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से भी ड्रॉ करते तो क्या होता, ये देखिए ये एंगल 90 डिग्री हो जाता, ठीक है। कहीं से भी ड्रॉ कीजिएगा ये एंगल 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या हो जाता है, 90 डिग्री, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन बोलता है एट रेस्ट, तो रेस्ट में तो है नहीं, ठीक है। मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, और सी बोलता है इन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, ये सही होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हमेशा चेंज कर रहा है, तो यूनिफॉर्म होने का सवाल ही नहीं है। सो एक्सेलरेटेड मोशन, किधर एक्सेलरेशन हो रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। और उसी ओर एक फोर्स लगता जिसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट a physical quantity which has the unit मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, आपको बताया गया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। और डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या होता है, या यूनिट जो पूछा है वो क्या होता है, मीटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 car ABCD are moving on a level road. Their distance versus time graph are shown in figure. Choose the correct statement. ठीक है, क्या बोल रहा है, कार A is faster than D, कार 6 is slowest, कार O is faster than C, कार O is faster than C, कार C is slowest। तो ये 6 नहीं होगा, यहाँ पर ये B होगा, है ना, ये B होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका क्या स्पीड होगा, तो देखिए ग्राफ जब भी देता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का और ग्राफ देगा ना, या डिस्टेंस टाइम का ग्राफ,
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है उसमें एक स्लोप होता है, ये स्लोप। तो स्लोप क्या देता है? स्लोप देगा, इसको कहा जाता है स्लोप, और स्लोप देगा आपको स्पीड। यही अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो ये मिलता हमको वेलोसिटी, लेकिन ग्राफ जो है वो क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो ये है, ठीक है, इसका ट्रिक है वो ये है कि स्लोप जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा इसका स्पीड होगा। अगर इस तरह से बहुत सारा स्लोप है, पहला स्लोप A, दूसरा B, तीसरा C, तो स्पीड किस स्लोप में ज़्यादा है? या मान लीजिए ये A कार है, ये B कार है और ये C कार है, तो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा मतलब ये वाला, इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम इसका स्पीड होगा और सबसे कम इसका स्पीड होगा। ठीक है ना? तो अब आप समझ गए होंगे कि C का स्पीड सबसे ज़्यादा है और B का स्पीड सबसे कम है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार A इज़ फास्टर देन D, ये तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। A इज़ फास्टर देन D बोल रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तो क्या होगा? ये हो ही नहीं सकता। कार 6 जो लिखा है वो B है ना? कार B इज़ द स्लोएस्ट। हाँ बिल्कुल, कार B स्लो है, बहुत सही है ये, क्योंकि स्लोप सबसे कम है। कार O इज़ फास्टर देन C, तो कार O तो यहाँ है ही नहीं, है ना? कार C इज़ द स्लोएस्ट, तो कार C जो है वो क्या है? फास्ट है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन, आपका B करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली, है ना? यूनिफॉर्म मोशन तो ये आप जानते हैं कि ये ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, बाकी सब नॉन यूनिफॉर्म है ना? सब नॉन यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो देता है एक्सेलरेशन, ये स्लोप है ना? और ये स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ C ऑप्शन है। ठीक है, यही अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम पूछता तो क्या होता? यहाँ अगर पूछ देता डिस्प्लेसमेंट टाइम तो उसका स्लोप क्या देता? तो उसका स्लोप देता वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है? तो ये आप जानते हैं, ए बी कोई पाथ है स्ट्रेट लाइन में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। तो क्या है ऑप्शन? इफ़ कार इज़ मूविंग इन स्ट्रेट रोड, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, सर्कुलर होगा नहीं, पेंडुलम भी होगा नहीं, अर्थ भी सर्कुलर होगा नहीं। ठीक है, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। आप देख रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो भी 0? तो क्या डिस्टेंस भी 0 होगा? बिल्कुल नहीं। डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो ज़रूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो ज़रूरी नहीं कि डिस्टेंस भी 0 हो। ठीक है, सर्कुलर के केस में आप इसको कंसिडर करके देखें। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया, ठीक है, ए से चलना शुरू किया और वापस ए तक ही रिटर्न हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया, है ना? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई टाइम्स रेडियस, अगर r इसका रेडियस है तो। ठीक है, अगर स्मॉल r आपने रेडियस लिया है, स्मॉल r रेडियस लिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल r। क्लियर? तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज? इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज कर जाएगा
यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तब उस केस में एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो होता है। कैसे? तो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, v और u इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने पर क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो बटे टाइम, तो क्या हो गया, जीरो। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन 3, पहला है v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा v इजिकल्स टू यू, क्योंकि a तो जीरो हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a जीरो हो गया तो ये सेक्शन फिर से जीरो। सो आपको क्या मिल गया, s इजिकल्स टू यू टी, ठीक है ना। दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। और तीसरा क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2as। तो ये भी जीरो हो गया, है ना। तो ये भी जीरो, a जीरो होने के कारण तो क्या हो गया, v स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आपका फॉर्मेट बदल चुका है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो लॉन्ग थोड़ा बनने वाला है, तो इसको बोर्ड पर बताया जाएगा पार्ट 2 में, है ना। इसका पार्ट 2 भी आएगा, ये आपका पार्ट 1 है ना। पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है। आप यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।